हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर्स की है। आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा सीखोगे। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ से अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बोलता हूँ आप उन्हें लिखते हुए चलिए। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपको 4 लाइनें लिखनी है। ज्यादा से ज्यादा जो जितनी आपकी मर्जी हो इतनी लिख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ सबको भी आप लिख सकते हो, लेकिन मेन बात यह क्वेश्चन के साथ साथ हमें पॉइंट पता होने चाहिए, ताकि हमारी जो करंट अफेयर एग्जाम में बनती है वो कभी भी सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं बनती, उसके सराउंडिंग बनती है। ठीक है, अगर कोई देश पहला स्थान ला रहा है तो दूसरा या हमें अपने देश का स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी करंट अफेयर में अंदर तक के पॉइंट पूछ लेता है, इसलिए मैं साथ साथ आपको पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चैनल पे जो बच्चा बिल्कुल नया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए। आज हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं हम टाइम न खराब करते हुए। आज तारीख है 2 मई 2020। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका मनाने का कारण क्या था, कब से ये मनाया जाता है, कैसे और कहां पर हुआ है, सब कुछ आपको अभी बता दिया जाएगा। तो सुनिए, 1 मई 1886 को 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत एक क्रांति के रूप में हुई थी। क्या बोला मैंने? एक क्रांति के रूप में हुई थी, यानी कि इसे मनाने का कोई पहले विचार नहीं था, लेकिन एक क्रांति आई उसके बाद हुई। वो क्रांति क्या थी अभी बता देते हैं आपको। हुआ क्या था, अमेरिका में मजदूरों से बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता था। और वो काम किस प्रकार से लिया जाता? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम लिया जाता। तो मजदूरों ने इसका विरोध किया और मजदूरों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमेरिका में जब इन बातों को नहीं माना गया तो वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दौरान पुलिस वालों ने इन पे गोलियां चला दी। ठीक है, गोलियां चलाने पर यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। उसके बाद 1 मई 1886 में मजदूर दिवस को मनाने की बात कही गई। ठीक है, बात सिर्फ कही गई है, लेकिन इसके बाद जो 1889 में यानी कि 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में यह घोषणा हुई कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, और इस दिन से मजदूरों को एक छुट्टी भी दी जाने लगी। ठीक है, उन्होंने क्या बात की थी कि 8 घंटे काम करेंगे, एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी चाहिए। और आज आप जिन भी अगर किसी इंडस्ट्री को देखते हो या पर्टिकुलर जहाँ पर कोई लेबर काम करती है, वहां पर 1 दिन का अवकाश दिया जाता है और टाइम निर्धारित किया जाता है कि आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपसे काम लिया जाता है या आप काम करने के इच्छुक हो तो आपको ओवर टाइम के बेस पे एक सैलरी और या एक पैसा और दे दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत में ये कब से स्टार्ट हुआ था? इसकी भारत में पहली बार 1 मई 1923 को यह मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मई 1923 को मनाया गया। भारत में किस प्रकार से स्टार्ट हुई अब ये देखते हैं। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेटियार, क्या नाम बताया मैंने? कामरेड सिंगरावेलू चेटियार ने की थी। ठीक है, जब उनकी अध्यक्षता में मद्रास हाई कोर्ट के सामने मजदूर दिवस मनाया गया। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक लाल झंडा लिया और मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की। उस समय से हर वर्ष देश में मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है, वो मैंने क्वेश्चन में ऐड नहीं करी, आप उसको भी लिख लीजिए। 1 मई को महाराष्ट्र में गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ? 1 मई को महाराष्ट्र में गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भारत की आजादी के समय यह दोनों राज्य, कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात, भारत की आजादी के समय यह दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। अब देखो, हमारा एक क्वेश्चन बन के इसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपको लिखते हुए चलना है। जिसने नहीं लिखा वो लिखने की इच्छुक हो तो वीडियो को बैक ले जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए, आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन के बीच पहली बार ट्रेन
किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है। आपको पता है लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, सिर्फ मालगाड़ी ट्रेन की व्यवस्था हो रखी है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पहली बार जो ट्रेन चलाई गई है किन दो स्थानों के बीच चलाई गई, उनका नाम पूछना चाह रहा है। तो इसका नाम है लिंगमपल्ली, ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। हरिया, ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड। तो आपसे क्या पूछ सकता है, या तो इन दोनों के नाम पूछ लेगा, लिंगमपल्ली के या हरिया के, या तेलंगाना और झारखंड के बीच में चल रही है, इसका नाम पूछ लेगा। कारण आप सबको पता हो क्योंकि आप सब लोग न्यूज देखते होंगे, ठीक है। श्रमिकों को यानी कि मजदूरों को ले जाने के लिए यह ट्रेन चलाई गई ताकि वह अपने घर पर या अपने निवास स्थान पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल तथा अन्य मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकरण लगाने की घोषणा की है। नागालैंड ने जो कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई करने के लिए यह उपकरण लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बना, ठीक है। इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब कितने लोगों ने एक ही दिन में इसको देखा। तो कितने लोगों ने देखा है, 70 मिलियन लोगों ने देखा है, यानी कि 7.7 करोड़ लोगों ने से एक साथ देखा है एक ही दिन में। अब इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। हालांकि जो लोग रामायण देखते होंगे या हिंदू धर्म से संबंध रखते होंगे उन लोगों को पता होगा, फिर भी इसके बारे में एक बार जान लीजिए। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित लोकप्रिय टेलीविजन शो रामायण वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब 77 मिलियन या 7.7 करोड़ लोगों ने एक ही दिन में यह शो देखा है। यह रिकॉर्ड 16 अप्रैल रात 9 बजे बनाया गया था। कल 16 अप्रैल रात 9 बजे बनाया गया था। रामानंद सागर का रामायण दूरदर्शन, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रामानंद सागर का रामायण दूरदर्शन पर पहली बार जो लाइव प्रकाशन यानी पहली बार जो प्रसारित हुआ था 1987 और 1988 के बीच यह पहली बार प्रसारित हुआ था। तो अब सेकंड टाइम आ रहा है, आपको पता है। तो 1987 और 1988 को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। आपको सबको पता है गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे किस चीज के लिए जीआई टैग दिया गया है, ये कुछ मूर्ति का, कुछ आकृति का या बर्तन, मान लो किसी भी तरह की एक आकृति को बनाता है, उसके ऊपर जो लाल रंग वो लगाता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक तालाब से, या आप बोल सकते हैं औरंगाबाद तो वैसे महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन औरंगाबाद एक कस्बा है, वहां पर उसका जो तालाब है वहां से वो लाल मिट्टी निकाली जाती है। उस लाल मिट्टी की विशेषता यह होती है जो उसका रंग चढ़ता है ना, वो काफी लंबे टाइम तक यानी काफी ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक वो रंग जुका तू रहता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। हाल ही में 1-2 दिन के अंदर ही 3 जीआई टैग मिले हैं। तो तीनों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये हो गया आपका, 2 आपके नीचे लिखे हैं, काले चावल चखाओ मणिपुर। ये मणिपुर में काले चावल पाए जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल काले चावल जैसे लगते हैं। इन आकृति देखोगे तो थोड़ा मोटा होगा और इनके ऊपर जो कवर चढ़ता है ना, जैसे व्हाइट चावल के ऊपर व्हाइट कवर होता है, इनके ऊपर जो काला कवर होता है वो बहुत ज्यादा फाइब्रिक होता है, यानी फाइबर का टाइप का बना रहता है, बहुत ज्यादा कड़ा होता है। और कड़े की बात आपको बताऊं मैं, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसको पकाने में 40 से 50 मिनट तक, कितनी बोल रहा हूँ, 40 से 50 मिनट के बीच में आपको लग जाती है। ये वहां पर डेली नहीं बनता, ये जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई अच्छा फंक्शन होता है, तब ये इसकी खीर बनाते हैं बड़े चाव से और इसको खाते हैं और बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। अब बात करते हैं तीसरे की, कदलाई मिठाई। इसको तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। कदलाई मिठाई की बात कर लूं, मैं देसी भाषा में बोलना चाहूंगा आपको। ये गच्चक होती है, जिसे गच्चक का नहीं पता, पट्टी का पता होगा। ये एक गुड़ की पट्टी होती है, ठीक है, उसको तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जिले को कितने भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। वैसे तो आप सबको पता होगा 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है, ये नाम भी आप सबको पता होगा। लेकिन मेन चीज क्या है, मेरा आपको जो उद्देश्य है वो कुछ बताने का है और साथ साथ जो आपने अब तक देखा है उसे रिवाइज करवाने का है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो, ये 3 जोन तो आपको पता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और आपको बोल दिया जाए कि जो लॉकडाउन का फर्स्ट सेशन था, यानी लॉकडाउन फर्स्ट था, वो कब से कब तक था? 25 मार्च से 14 अप्रैल। तो फर्स्ट सेशन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, सेकंड सेशन 15 अप्रैल से 3 मई तक। तो हाल ही में आपको पता है एक और लॉकडाउन की सीरीज 3.0 भी आने वाली है। ठीक है, आपको पता है तीसरा भी लॉकडाउन लगेगा, और ये कब से कब तक लगेगा? 4 मई से 17 मई तक। तो तीनों आप लोगों ने लिख लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा डीपली जानकारी देना चाहूँ तो आपको बताता हूँ, देश के कुल 733 जिलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने जिलों को? 733 जिलों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ठीक है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनना, रेड जोन को ऑरेंज जोन में डालने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या बोल रहा हूँ? रेड को ऑरेंज जोन में डालने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। फिर ऑरेंज से ग्रीन में डालने का काम भी कौन करते हैं? केंद्र सरकार करती है। लेकिन अगर रिवर्स करते हो आप, ग्रीन जोन से किसी को ऑरेंज जोन में बनाया जाए तो ये वहां की स्टेट सरकार या लोकल गवर्नमेंट करती है। ऑरेंज जोन से हमें फिर रेड बनाना है, फिर भी कौन करेगी? स्टेट सरकार। ठीक है, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको अगर इनके जिलों की संख्या पूछनी है तो मैं आपको बताता हूँ। रेड जोन में 130 जिले डाले गए हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले डाले गए, और ग्रीन जोन में 319 जिले डाले गए। और टोटल जिले कितने? 733 टोटल जिले हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको इनकी विशेषता जाननी है, इनमें विशेषता क्या होती है, चलो ये भी बता देता हूँ। रेड जोन में नए रोगी, रेड जोन उस जोन को घोषित किया गया है जहां पर नए रोग मिल रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बोल रहा हूँ? जहां पर नए रोग मिल रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 2 गुने के बराबर होती जा रही है। संक्रमण काफी फैल रहा है, 2 गुने होता जा रहा है। ऑरेंज जोन की बात करें, नए रोगी मिलने के आसार बहुत ही कम है, यानी जो उनकी संख्या है वो बहुत ही कम रहती है, कोई 2 गुने के में नहीं। अगर 2-4 मिलने हैं वो मिल जाएगी परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे। ग्रीन जोन की बात करें, या तो जहां पर बिल्कुल कोरोना वायरस का मिला ही नहीं, ठीक है, कोरोना वायरस का जो मरीज है वो मिला ही नहीं, या फिर मिला हुआ था वो लोग क्वारंटाइन है, उसके बाद कोई और मरीज नहीं मिल रहा है, या तो स्टार्टिंग से नहीं मिल रहा है या अब भी नहीं मिल रहा है। जो संक्रमित थे वो पहले से ही क्वारंटाइन है या उनका इलाज चल रहा है, अब और कुछ नहीं मिल रहा है, उसे ग्रीन जोन में डाला गया है। अगर ग्रीन जोन की बात करें तो वहां पर बस, टैक्सी, ऑटो वगैरह चलेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो सवारी है वो सिर्फ 50% ही यात्रा कर पाएगी। बस चलेगी तो एक सीट पे एक ही व्यक्ति बैठेगा। आप देखते थे ना 3 सवारी या 2 सवारी बैठ जाती थी एक बस की सीट पे, लेकिन नहीं, अब एक सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा। इसी प्रकार से जो उनके अंदर भीड़ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, सोशल डिस्टेंस का हम अच्छे से पालन कर जाएंगे तो आधी क्षमता उसकी कर दी जाएगी सवारी की। ठीक है, और जो हमारे ये तीनों जोन है इनमें टोटल की बात करते हैं, ग्रीन जोन में तो बहुत ज्यादा छूट मिल जाएगी, लेकिन जो रेड जोन और ऑरेंज जोन की बात करते हैं इनके अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है या ठीक है उससे रिलेटिव कोई भी काम है जो इकोनॉमिक से है वो हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको बता दें मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। आप लोग भी इस चीज का पालन जरूर करते होंगे और आगे भी करते रहिए जब तक सरकार के कोई निर्देश ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? थंगजाम धाबली को। क्या बोल रहा हूँ? थंगजाम धाबली सिंह को। ठीक है, अगर इस पुरस्कार की बात करें, ये लिखा है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यानी कि सूर्य की तरह चमकने वाला। ठीक है, ये थंगजाम धाबली सिंह कौन है, इनके बारे में बात करते हैं और इन्होंने काम क्या करा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। थंगजाम धाबली सिंह ने भारत व जापान की संस्कृति को मिलाने में काम किया है और भारत और जापान के रिश्तों को भी मजबूत किया है। ये पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर भी कौन से? एलोपैथिक डॉक्टर है। और आपको एक चीज और जानकारी देना चाहता हूँ, यह मणिपुर टूरिस्ट फेडरेशन के संस्थापक है। मणिपुर टूरिस्ट फेडरेशन के संस्थापक है। अगर आपने सुना हो मणिपुर की राजधानी आपको पता क्या है? इम्फाल है। बैटल ऑफ इम्फाल की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बैटल ऑफ इम्फाल की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ये वर्षगांठ मनाई की जाती है। इसका क्या रीजन है? इस युद्ध में, ये जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ इम्फाल, इस युद्ध में जापान ने क्या काम किया था? भारत के पक्ष में जो भी काम किया था उस काम को याद करते हुए यह वर्षगांठ
मनाई गई थी बैटल ऑफ इम्फाल की 70वीं वर्षगांठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस शहर की पुलिस के साथ आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये किस शहर की पुलिस के साथ की है? नई दिल्ली के साथ। ठीक है, नई दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद व प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के उपकार्य के बारे में, यानी बेहतर बनाने के उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह शुरुआत की गई है। इसका एक स्लोगन भी दिया है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या दिया है? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे क्वेश्चन है, वीडियो भी समाप्त नहीं हुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ लाइक कर दे चलिए, और बिल्कुल ध्यान रखिए आप इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करिए ताकि आप और वो भी डेली टू डेली ऐसी क्लास देख सके। और कमेंट में जरूर करना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक, कमेंट में जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल में किस देश ने हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? क्या बोल रहा हूँ? हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये किसने घोषित किया है? ये घोषित किया है आपकी जर्मनी ने। ठीक है, अगर इस संगठन की मैं आपको बात बताना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं ऐसे बता दूंगा कि आप लोग समझ जाओगे ये संगठन कौन है और जर्मनी ने ऐसा काम क्यों किया। क्या ये संगठन अच्छा है बुरा है, आप लोग खुद विचार करोगे। देखो, मैं किसी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़िए। अच्छा बुरा अपने माइंड से ही सेट करिए। ठीक है, बिल्कुल भी कोई राजनीति ना करिए। तो आपको बताया जाता है ये हिजबुल्लाह संगठन कहाँ का है और जर्मनी से बैन किया कहाँ किया। बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है इन चीजों में, आपको इसको समझना होगा। पहले बात करते हैं ये हिजबुल्लाह संगठन कहाँ का है। यह संगठन लेबनान का है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ये संगठन कहाँ का है? लेबनान का है। यह एक ऐसा संगठन है जो इजराइल को खत्म करना चाहता है। किसे खत्म करना चाहता है? इजराइल को खत्म करना चाहता है। ये आपको पता है लेबनान और इजराइल आपस में पड़ोसी देश है। ठीक है, जो लेबनान में यह संगठन है, लेबनान के जो निवासी है या लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार से इस संगठन से कोई दोहराई नहीं करती, यानी कि वो नहीं बोलती कि ये संगठन आतंकवादी संगठन है, क्योंकि वह अपनी सरकार के लिए कुछ नहीं करता। सरकार अपनी जगह काम करती है, ये संगठन अपनी जगह काम करते, दोनों एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं जाते। ठीक है, लेकिन ये खत्म किसे करना चाहता है? इजराइल को खत्म करना चाहता है। अब आपको पता होगा ये जो मोमडन कंट्री होते हैं या मुसलमान लोग होते हैं, इनमें क्या होता है? शिया और सुन्नी होते हैं। क्या होते हैं? शिया और सुन्नी होते हैं। यह जो संगठन है ये एक शिया संगठन है। कौन सा संगठन है? शिया संगठन है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँ, इनका जो ये जो संगठन है, संगठन होता क्या है? यह कुछ लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बनाने के बाद इसे संगठन में तब्दील कर लेते हैं। इन संगठन की अपनी एक आर्मी है। क्या बोल रहा हूँ? जब इसने बोला है या इजराइल को खत्म करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात इसमें 10-20 आदमी तो होंगे नहीं। अगर चलो आप मान भी लेते तो इसमें 1000-2000 आदमी होंगे। क्या 1000-2000 आदमी किसी एक देश को खत्म करने की क्षमता रखता है? नहीं। लेकिन इसने इतनी बड़ी बात बोली तो इसका उद्देश्य क्या है? इसके पास अपनी एक आर्मी है। ठीक है, और उस आर्मी का बजट अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, आप भी सुन के दंग रह जाओगे। इसका जो आर्मी का बजट है वो 7600 करोड़ है। अब आप सोचोगे ये तो लेबनान है, लेबनान तो वैसी गरीब कंट्री है। हाँ, ये गरीब कंट्री जरूर है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले इसमें एक चीज और सुनी थी कि गांजे खेती के लिए लेबनान ने इजाजत दे दी थी। ठीक है, लेकिन ये जो संगठन ना, इसे फंडिंग यहाँ से नहीं मिलती। इसे फंडिंग जो है, इसे जो पैसा मिलता है वो लेबनान से नहीं मिलता। लेबनान तो खुद अपने आप में बहुत ही गरीब देश है। अब सुनिए, लेबनान को ईरान वाले फंडिंग करते हैं। कौन फंडिंग करते हैं? ईरान वाले फंडिंग करते हैं। और ईरान भी आपको पता है ये भी शिया वाला देश है, यानी कि इसके अंदर भी जो कम्युनिटी रहती है शिया रहती है। तो हिजबुल्लाह को कौन फंडिंग करता है? आपका ईरान करता है। ठीक है, ईरान में आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, शिया लोग का बोलबाला है। अब बात करते हैं इजराइल को मारना क्यों चाहते हैं। देखो, इजराइल जो दिया गया था अमेरिका ने जर्मनी की सहमति से, यानी कि अमेरिका ने और जर्मनी ने मिलकर इजराइल में यहूदी लोगों को निवास स्थान करवा दे कि भाई तुम यहाँ पर रहो। लेकिन इजराइल वालों ने क्या करा है? अपनी सीमा स्थल को बढ़ाते काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और इजराइल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह आतंकवादी संगठन बिल्कुल एक्टिव हो गया है कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, अब आपको पता है इसने हेल्प किसकी करी थी?
जर्मनी ने, अमेरिका ने इजराइल की हेल्प करी थी, ठीक है। और तो जर्मनी ने हेल्प करी थी तो जर्मनी के लिए इसके भी कोई अच्छे भाव नहीं है। इजराइल के साथ साथ ये जर्मनी से भी अच्छे भाव नहीं रखता, ये जर्मनी के लिए भी दुश्मन मानता है जर्मनी को भी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, जर्मनी वालों ने इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। जर्मनी के अंदर मैं अगर आपको सिंपल सा एक डाटा बताऊं, 1050 के आसपास 1050 लोग इस जर्मनी में इस संगठन के लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, जर्मनी ने इन लोगों को आतंकवादी संगठन बोला, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनकी जो मस्जिदें थी, उन पर कब्जा कर लिया है, उन्हें अपने अधीन कर लिया है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको कुछ दिन पहले पता है ना कि ईरान ने एक नूर नामक वो लॉन्च किया था सैटेलाइट, ठीक है। ईरान ने नूर नामक एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ईरान हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है, तो ये उसमें भी उसकी मदद कर सकता है, ये लोकेशन बताने में मदद करे कि किस देश में क्या एक्टिविटी हो रही है। इसलिए यह एक चिंता का विषय है या नहीं है, आप खुद सोचिए, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, ठीक है। मनरेगा एक स्कीम है जो रोजगार गारंटी प्रदान करती है, ठीक है। अगर मनरेगा की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसके तहत एक गारंटी दी जाती है कि हम एक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन का काम जरूर देंगे और उसके बदले पैसे देंगे। छत्तीसगढ़ इसमें फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। इसने एक वर्ष में 18.50 के लगभग बोल रहा हूँ, अगर आप सिंपल एक वैल्यूएट करें तो 18.5 लाख बोल सकते हो। 18.50 के लाख लोगों को इन्होंने काम दिया है। और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। हमें तीनों के स्थान पता होने चाहिए, ठीक है। कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सीरीज में लगाने के लिए दे सकता है आपको, तो आपको तीनों के स्थान पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने यह कार्यक्रम लॉन्च करा है? तो किसने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। यस की फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख रखी है। आजकल आपको पता है फुल फॉर्म बहुत बन रही है और एग्जाम में भी इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस बात को मैं आपको बिल्कुल सांत्वना देना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो भी आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट टाइम उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यस की फुल फॉर्म देखिए, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कोविड-19 पर सार्वजनिक सहभागिता वे कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताना है। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है तो आपको स्वास्थ्य मंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में सबको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सोलर मार्केट लेदर बोर्ड 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सोलर मार्केट में भारत किस स्थान पे है? तो भारत किस स्थान में? थर्ड स्थान पर। सोलर मार्केट सबको पता होगा, नवीनीकरण ऊर्जा जो हम सूर्य से लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो हम सोलर प्लांट वगैरह लगाते हैं। अगर तीसरे नंबर पे भारत है तो पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पे कौन है? अपना देश भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आभासी G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद के पास कितने मंत्री पद है? क्या कह रहा हूँ, कितने उनके पास मंत्रालय? उनके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। आपको जितने के बारे में पता है 1 2 3 जितने भी मंत्रालय आपको पता है इनके पास है, उनके आपको नाम देने और इम्पोर्टेंट तो जरूर देने हैं, ठीक है। इनको जो 2-3 मिल रखे हैं इम्पोर्टेंट से वो तो बिल्कुल देने हैं। अब बात करें G20 की। G20 की स्थापना जो हुई थी 26 सितंबर 1999 हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 हुई थी, ठीक है। इसके ये जो मीटिंग हुई है आपको पता है सारी की सारी मीटिंग अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही है, ठीक है। आपको सबको पता है और आपको बताना चाहूंगा इस जो मीटिंग के अध्यक्षता जो जिसके पास है उनका नाम है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो अध्यक्ष है वहां पर, यानी कि इस मीटिंग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। कौन से? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुंबई के हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कार्य अवधि कितने वर्षों की होगी? पहले तक क्या था, वहां पर 5-5 साल में आपके प्रिंसिपल बदलते रहते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि वह सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रह सकते हैं। आपके मन में अगर डाउट आ रहा है यूजीसी क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या बोल रहा हूँ? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूजीसी की? ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर 1953 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे संवैधानिक संगठन का दर्जा 1956 में दे दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और जो वर्तमान में इसके चेयरमैन है उनका नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, नाम क्या उनका चेयरमैन का? धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने वी विल विन अभियान शुरू किया है? ये अभियान किसने शुरू किया है? ये अभियान शुरू करा है फीफा ने। किसने शुरू करा है? फीफा ने। अगर फीफा के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं वो भी देना चाहूंगा। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, वीडियो समाप्त करने से पहले बोल लूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। शाम को आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर चलेगा। इसमें जो हमारा आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, अभी मिक्स क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो। ये आपके सामने नंबर है। आपके नंबर सिस्टम से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पे सेंड कर दीजिए, आपको शाम को वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ साथ इस चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर करिए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पर बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको जुड़ना है ताकि आप उनसे डिस्कस कर सको पढ़ाई के बारे में, सिर्फ पढ़ाई के बारे में, और साथ में अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम या रीजनिंग की प्रॉब्लम ले सकते हो वहाँ पर। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, नाम लिखना और पता लिखना और बोल देना ऐड मी योर ग्रुप। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।